गुजरात में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए और उसकी वजह से जो स्थिति का निर्माण हुआ, उस पर हो रही बहस पे मैं बोलने हेतु इस सदन के सामने खड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 साल में कई बार गुजरात पे चर्चा आ चुकी, चाहे वो प्राकृतिक आपदा या विपदा हो, आफत आई हो, या उसके बाद मानव सर्जित आफत आई हो, उस पर हमने बार बार बहस की। और यहाँ तक कि सदन ने मई महीने में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और जैसे प्रणब जी ने कहा, उसमें यह हिदायत की गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इफेक्टिव इंटरवेंशन गुजरात में करें। लेकिन वो इफेक्टिव इंटरवेंशन के बाद हो सकता है कि हिंसा वहां पे कम हुई, लेकिन तनाव अभी भी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। जब भी गुजरात की ओर देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, और ऐसा लगता है कि क्या यही गुजरात है कि जहां अमन थी, जहां चैन थी, जहां शांति थी, जहां सुख था, जहां समृद्धि थी। लेकिन आज जब गुजरात की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आज गुजरात में जो रोशनी दिखाई देती है, बस्ती अमन की जलती हुई दिखाई देती है। आज गुजरात में जो रोशनी दिखाई देती है, बस्ती अमन की जलती हुई दिखाई देती है। और सियासत इंसान को कैसे गंदे मोड़ पे ले आई कि इंसानियत आज दम तोड़ती दिखाई देती। जब भी हम कुछ बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ कुर्सी की ओर रहता है, सत्ता की ओर रहता है। कैसे कुर्सी बचाई जाए, कैसे सत्ता बचाई जाए, या कैसे सत्ता को हम हड़प लें, इसी तरह की कोशिश की जा रही है। अरुण जी को मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे सिर्फ गुजरात के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहां पे वो बोल रहे हैं। जो बातें उन्होंने की, जो मुद्दे उन्होंने उठाए, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन खास तौर पे जिस तरह से कांग्रेस को मद्देनजर रख के बातें की उन्होंने, जैसे कांग्रेस के लीडर ने यह बयान दिया, ये किया, प्रवोक करने की कोशिश की गई। उन्होंने गोधरा का भी जिक्र किया, यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने यह कहा कि कांग्रेस गोधरा में जो भी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने वहां पे जो भी कहा उसका रेफरेंस क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो भी समझने की कोशिश की जाए। और पहले भी मैं इस सदन में बोल चुका हूं कि गोधरा का इंसिडेंट अगर वहां की सरकार ने सावधानी बरती होती, जिस तरह से पहले कार सेवक जाते थे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, अगर प्रोवाइड की होती तो गोधरा का हादसा हुआ नहीं होता। और इसके लिए हम जिम्मेदार ठहराते हैं यहां की सरकार, इसके लिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की और वहां की सरकार ने कुछ वो डिब्बे को जलाया। अक्षरधाम में जो भी हुआ, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, कहा गया था कि रिलीजियस प्लेसेस पे हमले हो सकते हैं, क्यों वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और उसके बाद हमला हुआ। पहली बार यह हुआ कि गुजरात में टेररिस्ट आए और वहां पे अक्षरधाम पे हमला किया गया। इसके लिए क्या वहां की सरकार जिम्मेदार नहीं है? अगर कांग्रेस अगर ऐसी बात करती है तो मैं समझता हूं कि एक प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की जो भी कमियां हैं उसको उजागर करें और लोगों के सामने रखें, जनता के सामने रखें। गुजरात की और जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर जरूर जाता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात हमारे जो सामने हो बैठे लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन आखिर तो आजादी की लड़ाई के पश्चात और आजादी की विरासत में हमें क्या मिला? महान मानव मूल्य, सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म संभाव, वसुदेव कुटुंबकम की भावना। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को तो याद करते हैं, लेकिन जो उनको उसूल है, उनके जो सिद्धांत है, उनकी तो हम हत्या कर रहे हैं। आज उनको हम भूल चुके हैं, उनके जो सिद्धांत, उनके जो उसूल है वो। और जब गुजरात की ओर देखते हैं, या जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल की जब बात करते हैं, तो मुझे ये कहने का दिल होता है कि उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया, उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया जिनके खून से जलते थे चरागे वतन, उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया जिनके खून से जलते थे चरागे वतन। और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। हम उनके सिद्धांत भूल चुके हैं, हम उनके उसूल भूल चुके हैं।
मुझे तो तकलीफ तब हुई कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिनका कद इतना ऊंचा है, उनको गुजरात के किसी व्यक्ति के साथ उनकी तुलना की जाए और जिम्मेदार लोग यहां से जाके उनकी मीटिंग में कहें कि ये तो हमारे छोटे सरदार हैं। मैं समझता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद तो वो था, उन्होंने देश को अखंडित रखने के लिए, एक करने के लिए, देश को जोड़ने की कोशिश की, देश को एक बनाया। उन्होंने हमारे राष्ट्र हित की बात की। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जब उनको पता चला कि वहां कुछ गड़बड़ होने वाली है, उन्होंने हिदायत दी ऑफिसर्स को, अगर कुछ भी हुआ तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे और इसके लिए कुछ भी नहीं होना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कद को आज जो लोग छोटा कद करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती। वॉज अवर नेशनल लीडर, शरीर, धर्म और मजहब के नेता थे। और गुजरात के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस थे, वहां जाके भाषण में कहा जा रहा है। हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, पंडित जी के लिए उनको क्या मान था और पंडित जी को सरदार पटेल के लिए क्या मान, लेकिन सिर्फ गुजरात के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जो बातें हो रही है, मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। हमें हमारे राजकीय स्वार्थ, निहित स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। सही माने में अगर गुजरात को सही रास्ते पे लाना है, तो मैं समझता हूं कि आजादी की विरासत में जो हमें महान मानव मूल्य मिले, सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, आज सत्य की जगह असत्य ने ली। आज हिंसा की जगह आज हिंसा की जगह अहिंसा ने ली है, और सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो थी, उसकी जगह नफरत और फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता आज है। मैं समझता हूं कि जहां तक जो हमारे महान मानव मूल्य है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उस सिद्धांत दी, उस पर नहीं चलेंगे, वहां तक हम सही रास्ते पर नहीं ला सकते। आखिर धर्म या मजहब क्या है? धर्म या मजहब का इस्तेमाल आज निहित स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। सही माने में अगर गुजरात को सही रास्ते पे लाना है, तो मैं समझता हूं कि आजादी की विरासत में जो हमें महान मानव मूल्य मिले, सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, आज सत्य की जगह असत्य ने ली। आज हिंसा की जगह अहिंसा ने ली है, और सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो थी, उसकी जगह नफरत और फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता आज है। मैं समझता हूं कि जहां तक जो हमारे महान मानव मूल्य है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उस सिद्धांत दी, उस पर नहीं चलेंगे, वहां तक हम सही रास्ते पर नहीं ला सकते। आखिर धर्म या मजहब क्या है? धर्म या मजहब का इस्तेमाल आज गुजरात में सिर्फ सत्ता हड़पने के लिए किया जा रहा है। धर्म और मजहब वो तो खुदा, भगवान, ईश्वर तक पहुंचने के लिए उसका ही होता है। धर्म या मजहब, उसका माना है करुणा भावना। जहां हिंसा है वहां धर्म कभी नहीं हो सकता, जहां तनाव है वहां मजहब कभी नहीं हो सकता। अगर उसे पलटा के कहें कि जहां धर्म है वहां हिंसा नहीं होगी, जहां मजहब है वहां कभी तनाव नहीं हो सकता। क्या आज भी गुजरात के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश की है हमने? आज भी वहां के लोग असुरक्षित की भावना महसूस कर रहे हैं। हम फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आलोचना कर रहे हैं, जैसे प्रणब जी कर रहे थे। हमारी सारी जो इंस्टीट्यूशन जो भी वहां पे गए, चाहे एनएचआरसी हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो, वीमेन कमीशन हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, सभी को डिग्रेड करने की कोशिश की गई। आखिर हम चाहते क्या है? फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं चाहते क्या वो गुजरात में? और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की बात हो रही थी, आखिर रिहेबिलिटेशन के लिए हमने क्या किया? क्या वहां पे क्या लोगों के मकान बनाए? क्या उनको ठीक तरह से मुआवजा मिला, कॉम्पेंसेशन मिले? पहले 1-1.5 लाख लोग रिलीफ कैंप्स में थे, उसके बाद 20-25 हजार लोग रह गए, और उसके बाद एब्रप्टली रिलीफ कैंप बंद कर दिए गए। जो लोग थे उनको कहो जाओ, सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन आज भी अहमदाबाद में तो ऑफिशियली 450, 406 लोग हैं, लेकिन बाकी जगहों पे आज भी 7-8 हजार लोग, 19 या 20 अनरिकॉग्नाइज्ड जिसे कहते हैं अनऑथराइज्ड कैंप है, उसमें है। कहीं लोगों के घर पे है या खुद कैंप चला रहे हैं। उनके लिए सिर्फ ऊपर वाला रह गया, उनके लिए और कोई सहारा है नहीं। कहां से बनाएंगे अपने मकान? कई लोग हैं उनके मकान रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, कई लोग हैं जिनको जगह नहीं मिली है, कई लोग हैं जिनकी जगह लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहां जाएंगे वो लोग? आज कहीं लोग गायब है, वोटर लिस्ट में अपना नाम ये नहीं करा पाए, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। हम राष्ट्र निर्माण की तो बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर या सीमेंट से तो नहीं होगा। उसके लिए लोगों को, दिलों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को नजदीक लाना पड़ेगा। आजादी के बाद हमारे देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और अब लोगों के दिलों का बंटवारा हो रहा है। जहां तक लोगों के दिलों को जोड़ने का काम हम लोग नहीं करेंगे,
मैं समझता हूं वहां तक सही मायने में गुजरात को रास्ते पे नहीं ला पाएंगे। हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसको तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, सोशल फैब्रिक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या हमारा सोशल फैब्रिक ही खत्म हो जाएगा, सामाजिक ढांचा ही खत्म हो जाएगा, तो क्या हम हमारे देश को मजबूत और ताकतवर देश कह सकेंगे? या एक और ताकतवर देश ही क्या हम कह पाएंगे? और हम राष्ट्र के निर्माण की बात कर पाएंगे? जिस दिन सामाजिक ढांचा टूट गया, जिस दिन हमारा सोशल फैब्रिक टूट गया, मैं समझता हूं इससे सबसे बड़ा नुकसान देश को होगा। तो इस चुनाव को सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमारे राज्य के स्वार्थों से ऊपर उठना होगा, और वही जब कर पाएंगे तब सही मायने में हम समझेंगे कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हमें मद्देनजर रखनी होगी। गौरव यात्रा निकाली जा रही है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ठीक है, निकाले, हमें कोई एतराज नहीं है। आपने कहा कि एक भी इंसिडेंट, हमें कोई बात नहीं, लेकिन किस चीज की गौरव यात्रा निकाल रहे थे? आज गुजरात आर्थिक सामाजिक तौर पे बर्बाद हो चुका है। आर्थिक स्थिति क्या है गुजरात की? 47,000 करोड़ का कर्जा है, प्रति व्यक्ति उसके सर पे 950 रुपए का इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। आर्थिक स्थिति तो ये है। जिला परिषद है, वहां पे डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो पॉपुलर का पता नहीं कहां से सर्वे कराया, क्या क्या, उनसे जाना नहीं चाहता। पैसे का इस्तेमाल उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए नहीं कर रहे हैं। और कह रहे थे, मुझे एक बात की खुशी हुई, अरुण जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पहली बार स्वीकारा कि सोनिया जी ने और कांग्रेस ने गोधरा का जो इंसिडेंट हुआ 27 फरवरी को ही कंडेम किया था, लेकिन ये चीज वहां के मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कंडेम ही नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आपने ये एक्सेप्ट किया। पोरबंदर में जो सोनिया जी ने स्पीच दी उसको तोड़ मरोड़ के रखी गई। और गौरव यात्रा में भाषण क्या हुआ है? ये तो कैमरा पे है, टेलीविजन पे आया है, अखबारों में आया है। सारे जो कमीशन है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, कांग्रेस अध्यक्षा है, उनको गाली देने के अलावा और कुछ काम तो किया नहीं वहां पे गौरव यात्रा में। फैमिली प्लानिंग के नाम पे लोगों की भावना को उकसाने की कोशिश की, लोगों के सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। तो यही तो भाषण हुआ है। असली गौरव यात्रा का मकसद क्या था? सिर्फ चुनाव जीतने का, सत्ता हासिल करने का, सत्ता हड़पने का। कौन सा गौरव? इतने लोग मारे गए, इंसान नहीं मरे थे, इंसानियत वहां पे मारी गई थी, मानव नहीं मरते, मानवता वहां पे खत्म हो गई थी। कौन सा गौरव ले रहे थे? और उसके बाद धर्म के नाम पे एक और यात्रा निकालने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि धर्म और मजहब से हमें ऊपर उठना होगा सही मायने में, अगर राष्ट्र हित की हम बात कर रहे हैं। और अगर ये कर पाएंगे तो सही मायने में हमने राष्ट्र के लिए कुछ किया है। लेकिन सिर्फ चुनाव तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली गुजरात को जो नुकसान होगा, देश को जो नुकसान होगा, राष्ट्र को जो नुकसान होगा, वो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैं तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं ये चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और ये जो लड़ाई है सिद्धांत की लड़ाई होनी चाहिए। और हम तो सिद्धांत के लिए लड़ेंगे, सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, बाकी जो महान मानव मूल्य है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो हमारे अभी सत्ताधारी पक्ष है, उनको जो करना है वो करें, क्योंकि हम हमेशा लोगों को जोड़ने में मानते हैं। मुझे नहीं मालूम वो लोग क्या करना चाहते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें पछतावा हो। क्योंकि तारीख में हमने कुछ ऐसे भी मंजर पाए, तारीख में हमने कुछ ऐसे भी मंजर पाए कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कम से कम इससे बचिए। और आज जो बहस हो रही है, ये बस राष्ट्र के हित में हो, गुजरात के हित में हो। धन्यवाद।